गुड मॉर्निंग गाइस। मॉर्निंग। सो अभी क्या कौन सा लैंग्वेज में बोलूँ कंफर्टेबल? हिंदी, इंग्लिश, मराठी छोड़ के कुछ भी बोल सकते हैं। हिंदी। हिंदी हिंदी में बोलने आ रहा था, इंग्लिश अच्छा नहीं है। ठीक है, तो अभी अपना प्रोजेक्ट है एंटी फिशिंग एंड एंटी फार्मिंग। ठीक है, अभी बेसिकली फिशिंग क्या होता है, किसी को आइडिया है? थोड़ा बहुत फिशिंग, मच्छी वाला फिशिंग नहीं, इंटरनेट वाला, नहीं आइडिया? ठीक है, सो बेसिकली फिशिंग क्या होता है? सपोज दिस इज योर वेबसाइट, ये अपना गूगल क्रोम, ठीक है, तो इधर हम लोगों ने लिखा www.fb.com, तो हमारे सामने एक फेसबुक का पेज खुलता है, ऐसा लॉगिन आईडी वाला। ठीक है, ये हमारा पेज। तो जैसे ही हम लोगों को facebook.com दिखा, हम लोग क्विकली लॉगिन करते हैं। हम लोग इसके बाद दूसरा होम पेज में जाते हैं, हम लोग को सब दिखता है, न्यूज़ फीड एकदम हैप्पी फेसबुक जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल सेशन होता है, नॉर्मल सेशन ऑफ इंटरनेट सर्फिंग पर्टिकुलर साइट, जैसे कि फेसबुक, जीमेल। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग इज अ मेथड इन व्हिच URL is tampered in such a way, suppose facebook.com is the URL। अभी हर कोई ये चेक नहीं करते बैठा। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके कॉलेज में, किसी के कॉलेज में फेसबुक ब्लॉक है, लाइब्रेरी में, लैब में है, ब्लॉक रहता है ना, ऐसे टाइप करते हैं, फिर कंटेंट रिजेक्टेड बाय प्रॉक्सी ऐसा लिख के आता है, उदास है ना, अभी टीचर का सुनना पड़ेगा 2 घंटा। ठीक है, तो वैसा सिनेरियो में सपोज अगर कोई बंदा है आपके कॉलेज में जिसने एक फेक साइट बनाया, फेक साइट जो कि फेसबुक के जैसा ही दिखता है पर किसी और URL पे होस्ट किया, इंस्टेड ऑफ फेसबुक, सपोज वो इंस्टेड ऑफ फेसबुक वो ऐसा लिख सकता है FCAEBOOK या फिर FACEBO0K.com। URL सेम लगता है, कोई इतना ध्यान नहीं देता है कि क्या है फेसबुक है क्या है, बट द मोमेंट तुम लोग ने, और वो क्या करेगा, इसको यहाँ पर सपोज होम पेज बना के रख देगा आपके लैब में। होम पेज मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन किया कि फेसबुक दिस है ना, तो फिर वो यहाँ पर फेसबुक दिख जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी टेंड टू एंटर आवर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, और हम लोग को क्या है, इसके बाद जहाँ पर वो रिडायरेक्ट होगा आफ्टर क्लिकिंग साइन इन, लॉगिन या साइन अप, वो रिडायरेक्ट होगा कहाँ पर, जहाँ पर अटैकर चाहता है। वो रिडायरेक्ट करके आपको ऐसा पॉइंट दे सकता है कि काइंडली लॉगिन अगेन, पेज नॉट फाउंड, सेशन एक्सपायर्ड। लेकिन ये टाइम पे होता क्या है, यहाँ से जो ईमेल आईडी और पासवर्ड आपने डाला है वो फेसबुक में नहीं जाके अटैकर के डेटाबेस में जाता है। फॉर एग्जांपल, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ऐसा होता है कि ये आपका ब्राउजर, दिस इज क्लाइंट, दिस इज सर्वर, ये हमारा ब्राउजर है, दैट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर, दिस इज सर्वर। अभी हम लोग फेसबुक को लिया है तो हम लोग फेसबुक का ही एग्जांपल लेंगे थ्रू आउट। सर्वर, दिस इज फेसबुक सर्वर। नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, क्लाइंट विल सेंड अ रिक्वेस्ट, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर तो पता रहेगा ना, ठीक है, क्लाइंट विल सेंड अ रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट क्या करेगा, fb.com, और सर्वर क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्स देगा, दैट इज फेसबुक पेज। हम लोग को दिखेगा, हम लोग लॉगिन करेंगे, एवरीथिंग वर्क्स फाइन। बट इन सर्टेन केसेस जहां पर ये इन्वॉल्व होता है, इसमें अटैकर क्या करता है, खुद का एक सर्वर लेता है और अपने सर्वर पे फेसबुक के नकली फाइल्स को होस्ट करता है, मतलब रेप्लिका ऑफ ओरिजिनल साइट, उसके जैसा ही दिखने वाला, एग्जैक्टली उसके जैसे दिखेगा, लुक्स फील एक्सेप्ट यूआरएल एज इट इज फेसबुक के जैसा दिखने वाला साइट सर्वर पे होस्ट करेगा और सर्टेन मीन से आप तक पहुंचाएगा। फॉर एग्जांपल, अभी किसी ने तो मुझे पूछा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशिंग, आपने पूछा था इस, ठीक है, तो देयर इज वन टाइप ऑफ फिशिंग, डिसेप्टिव फिशिंग। आपको एक मेल आएगा, कौन सा आईडी से, admin@facebook.com, वहां से आता नहीं है, अपने को लगता है ऐसा, वहां से आएगा, उसमें लिखा रहेगा कि योर क्रेडेंशियल नीड्स टू बी अपडेटेड, और एक लिंक दिया रहेगा जो कि फेक यूआरएल रहेगा, जिसमें फेक साइट रहेगा। आपने उस पर क्लिक किया, एक ऐसी पेज ओपन होगा, वहां पर लिखा रहेगा अपडेट facebook.com, reset facebook password.com, बट ऐसा होता नहीं है।
एक्चुअली में वो साइट नहीं है फेसबुक का, वो फेक साइट है। यहाँ पर लिखा रहेगा रीसेट योर पासवर्ड। आप क्या करोगे, अपना पासवर्ड को वापस से डालोगे, यहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड डालोगे, रीसेट पे क्लिक करोगे और आप एक सर्टेन पेज पे जाओगे जो कि एक्चुअल फेसबुक है। आप लोगों को क्या लगेगा कि आप लोगों को लगेगा आपने पासवर्ड रीसेट किया, बट ऐसा होता नहीं है। वो सारा पासवर्ड यहाँ से सर्वर को जाने के बजाय इसके बीच में एक आ जाता है हमारा अटैकर, बीच में भी आ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से ये सारे क्रेडेंशियल्स हमारे अटैकर के सर्वर पे जाए। फिर उसके बाद जो पेज आपको डिस्प्ले होगा, यहाँ से जो पेज आपको डिस्प्ले होगा वो होगा फेक साइट। यहाँ से फेक साइट आपको डिस्प्ले होगा। फिर इस पे आप जो आईडी पासवर्ड एंटर करोगे वो वापस से इसमें जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आपके सारे पासवर्ड सर्वर पे जाएंगे। सर्वर पे जाने के बाद आपने जैसे ही पासवर्ड इसमें दिया वो डेटाबेस में स्टोर होगा। एक सर्वर के पास डेटाबेस होता है, मतलब एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर, एक वेबसाइट का खुद का भी डेटाबेस है। सो व्हाट एन अटैकर कैन डू इज इट विल स्टोर योर आईडी एंड पासवर्ड इन सच वे दैट यू वोंट कम टू नो। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका आईडी पासवर्ड स्टोर हो गया है, और यहाँ से वो साइट रिडायरेक्ट हो जाएगा एक्चुअल फेसबुक सर्वर। किसी को नहीं समझा कि आपका आईडी पासवर्ड गया है, आप फेसबुक के पेज पे भी चला गया, वो ऐसे भी पेज पे रिडायरेक्ट कर सकता है। अच्छा, फेसबुक लॉगिन करते वक्त पासवर्ड गलत हो जाएगा तो एक ऐसा पेज, इंस्टेड ऑफ ये नॉर्मल पेज, एक ऐसा पेज आता है जिसमें बीच में होता है लॉगिन आईडी और पासवर्ड, है ना, वो आपको ये वाले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा जिसमें नीचे रेड में लिखा रहेगा कि पासवर्ड, आईडी पासवर्ड इज रॉन्ग। ये वाले पेज पे रिडायरेक्ट, आपको क्या लगेगा, आईडी पासवर्ड रॉन्ग डाला है। अब इसके बाद आप नॉर्मल सर्वर पे आ गए, ठीक है, ये अभी ये इसका पार्ट चला गया, आपका पासवर्ड भी गया, आपको समझ में भी नहीं आया, और अभी आपका नॉर्मल सेशन हो रहा है। तो यार चल मैं सिक्योर्ड हूँ, मेरा फेसबुक भी खुल रहा है, तीसरा फ्रेंड रिक्वेस्ट, त्याचा फ्रेंड रिक्वेस्ट, सब फिर खुश, ठीक है। ये हमारा ऐसा फिशिंग होता है। ये समझा, बस ओवरव्यू समझना है, डिटेल में नहीं जाना, उसको पीएचडी नहीं करना है, हम लोग को बस मार्क्स चाहिए। एक्सटर्नल ने पूछा तो ऐसे पकड़ के बिठाने का, नहीं सुनती रहेगी ना तो भी बोल लेगा, बोले मैम ये बोल रहे हैं ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। फिशिंग क्या होता है वो समझा। अभी हम लोग कैसे फिशिंग रोकेंगे, अभी सिंपल सा एक है कि मतलब facebook.com के जगह पे कुछ और यूआरएल रहेगा, है ना। तो यूआरएल जो है अगर हम लोग देख लेंगे तो हम लोग को समझ जाएगा कि हैक हो गया, मतलब गलत है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हर बार यूआरएल चेक कर सकते हैं। लेकिन इतना टाइम किसके पास है ना। फ्रेंड ने फोन किया कि अरे मतलब नया फ्रेंड आया, ठीक है, उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है, इतना सब करना है, तो इतना कौन देखेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक एंटीवायरस और ये सब ने क्या बनाया, इन लोगों ने ऐसा एक टूल बनाया जो कि यूआरएल चेक करता है, और जो भी ऐसे फिश्ड यूआरएल होता है, फॉर एग्जांपल एवीजी एंटीवायरस, एवास्ट एंटीवायरस, इन लोग के पास यूआरएल चेक करने वाला टूल है जो यूआरएल चेक करता है और बताता है इन केस अगर कोई अलग यूआरएल है, मतलब अपडेट फेसबुक ऐसा कुछ, तो वो ब्लॉक करता है उसको, आपको नोटिफिकेशन आता है यूआरएल ट्राइंग टू विजिट इज हार्मफुल, या फिर ब्लॉक हो जाता है, कंटेंट रिजेक्टेड, ऐसा सब भी आता है। तो अभी अटैकर लोग जो थे, हैकर लोग सोचे कि मतलब अभी गया, अभी बिजनेस खत्म मेरा, किसी का हैक नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते। सो व्हाट दे हैव डन, बेसिकली पहले यूआरएल का मेथड था जिसे आप लोग फिशिंग करते थे। अभी फिशिंग अलग अलग टाइप से हो सकता है, एक हो सकता है थ्रू मेल्स, मेल्स में भी अलग अलग टाइप, या तो वो आपको डिसेप्टिव फिशिंग करे। डिसेप्टिव फिशिंग में मैंने बताया वो आईडी पासवर्ड मांगेगा, प्लीज रीसेट योर पासवर्ड, प्लीज प्रोवाइड योर क्रेडेंशियल्स, ऐसा हो सकता है। या तो फिर वो आपको ट्रोजन्स भेजेगा, ट्रोजन्स या फिर मैलवेयर। ट्रोजन्स एंड मैलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर रहता है जो आपके पीसी में जो भी आप आईडी पासवर्ड डालते हो वो लिख लेगा, स्टोर कर लेगा, जैसे आपका इंटरनेट कनेक्शन हुआ वो सब अटैकर के सर्वर पे भेज देगा, ठीक है। दिस इज ट्रोजन्स एंड मैलवेयर। सिमिलरली ट्रोजन्स एंड मैलवेयर के जैसे ही की लॉगर्स होता है। ट्रोजन्स मैलवेयर क्या करेगा, सिर्फ पासवर्ड ये सब चेक करेगा, ट्रोजन तो आपके पीसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ट्रोजन बहुत सारे टाइप का है, बट यहाँ पर वो सिर्फ फिशिंग के लिए यूज हो रहा है, तो उसका सर्टेन वर्क ही है। ट्रोजन बेसिकली पूरा सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, यहाँ पर सिस्टम डिस्ट्रॉय नहीं करना है, सिर्फ आईडी पासवर्ड लेना है।
मेल से कीलॉगर भी भेज सकता है कोई। कीलॉगर मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर रहता है, आप जो भी टाइप करते हो, हाय हेलो जो भी, सब कुछ जाता है उसमें। आईडी पासवर्ड तो जाएगा ही, चैट क्या किया वो भी जाएगा, ठीक है, इससे बच के रहने का। फिर ये इतने मेल से जा सकते हैं। अभी और एक टाइप है जिसको मतलब जो नॉर्मल फिशिंग है, जिसमें एक ऐसा फेक आईडी पासवर्ड बना के रखते हैं, फेक पेज बना के रखते हैं, एक सर्वर पे होस्ट करते हैं। जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया, आपका आईडी पासवर्ड गया, दैट इज नॉर्मल फिशिंग जो हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने, इनफैक्ट रोहन नोज, हम लोगों ने अपने कॉलेज में, हम लोग का भी ब्लॉग था फेसबुक, तो हम लोगों ने फेक साइट बना के उसको होम पेज सेव किया था। तो स्टूडेंट्स तो हैक हुए, टीचर्स भी हैक हो गए। तो दैट इज नॉर्मल फिशिंग। और फिर वो एक होता है दैट इज डीएनएस फिशिंग। डीएनएस फिशिंग को फार्मिंग भी बोलते हैं। फार्मिंग में क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले ये इतना टाइप्स ऑफ फिशिंग है, और भी अलग अलग टाइप्स ऑफ फिशिंग है, गूगल पे बहुत सारा मिलेगा। मतलब मैन इन द मिडल अटैक, सेशन हाईजैकिंग, बेसिकली वो ये दोनों से रिलेटेड है, ये दोनों सॉफ्टवेयर से हैक होते हैं। बट व्हाट इज फिशिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है। फिशिंग क्या है ये समझ गया सबको? किसी ने देखा है कभी फिशिंग कैसे होता है? नहीं देखा, ठीक है, मैं रब करूं? हाँ, तो हम लोग बैक टू आवर स्टोरी। फिशिंग किया अटैकर लोग ने, दे वर हैप्पी, चलो आईडी पासवर्ड मिल रहा है, खुश है हम लोग, ठीक है। फिर ये एंटीवायरस लोग ने मतलब बीच में ऐसे टांग कर दिया, अभी उन लोगों ने ऐसा यूआरएल ये सब बना दिया, तो अभी इन लोग का जितना भी फिशिंग का यूआरएल था सब ब्लॉक हो जाता। फिर उन लोग बोले आता तर आपली वाट लागली, आता काय करणार, अभी कुछ नहीं होने वाला। सो फिर उन लोगों ने सोचा अभी क्योंकि हैक नहीं हो रहा है, कोई यूआरएल भी नहीं चल रहा है, तो हम लोग करें तो क्या करें। तो हम लोगों ने सोचा कोई ऐसा मेथड इन्वॉल्व करते हैं जिससे यूआरएल भी ओरिजिनल रहे, पेज भी नकली आए और बंदा भी हैक हो। तो ऐसा सोचा, बहुत सोचा उन लोगों ने, और 2 साल के बाद उन लोगों ने एक टेक्निक निकाला जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनएस बेस्ड फिशिंग। डीएनएस बेस्ड फिशिंग जिसको कहते हैं फार्मिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फिशिंग विच इज नोन एज फार्मिंग, और वो सब जगह यूज होता है। दिस कैन बी डन ऑन क्लाइंट साइड एज वेल एज ऑन सर्वर साइड। अभी फार्मिंग क्या होता है, डीएनएस क्या होता है पता है? काम क्या करता है वो पता है? ठीक है, ठीक है। डोमेन नेम को सर्टेन आईपी एड्रेस पे मैप करता है, राइट? सो वापस बैक टू आवर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। दिस इज आवर क्लाइंट, दिस इज आवर सर्वर। क्लाइंट क्या है? अपना ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। सर्वर क्या है? सर्वर फेसबुक। क्लाइंट ने क्या किया, लिखा क्या, fb.com। क्लाइंट क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है, सर्वर क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। अभी सपोज माझा इंटरनेट आहे यू ब्रॉडबैंड, मैं क्या करता हूँ, fb.com लिखता हूँ। जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया, ये इसका डीएनएस सर्वर को जाता है। डीएनएस जो है, डीएनएस क्या करता है? चेक करता है fb.com जो है ये है क्या, इसके लिए कोई एंट्री है क्या मेरे पास। अगर कोई एंट्री रहेगा fb.com के अंदर, ऐसा एक डीएनएस फाइल होता है, ऐसा टेबल नहीं रहता है बट ऐसा फाइल होता है जिसमें या तो नाम फिर आईपी लिखा रहेगा, मतलब एफबी फिर उसका आईपी 10 20 जो भी है, ऐसा बहुत सारे रहते हैं। ये क्लाइंट के पास भी होता है, सर्वर के पास भी होता है, एंड सिंस ये दोनों के पास होता है, इसीलिए फार्मिंग इज पॉसिबल ऑन क्लाइंट साइड एज वेल एज ऑन सर्वर साइड। सो सबसे पहले तो ये क्लाइंट का डीएनएस चेक करेगा। क्लाइंट का डीएनएस में दिखा तो ठीक है, नहीं दिखा तो सर्वर के पास जाएगा, सर्वर का डीएनएस में उसको एंट्री मिलेगा डेफिनेटली। ये बहुत सारा प्रोसीजर है, जरूरी नहीं है कि यहीं पर उसको मिल जाए। मैं यहाँ से करूंगा तो मेरे नियर बाय सर्वर है डीएकेसी रिलायंस, वहाँ के सर्वर पे चेक करेगा। फेसबुक का जो सर्वर है दैट इज फॉर मुंबई, नई मुंबई, वो डीएकेसी में है, क्लाउड पे होस्ट किया, तो वो वहाँ पर उसको एंट्री मिलेगा। उसके बाद वो डायरेक्टली सर्वर को पॉइंट करेगा, क्योंकि उसको पता चल गया इसके आगे इसका एंट्री क्या है, दैट इज 10.122, जो भी आईपी है वो उसको मिलेगा। यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा और फिर ये बैक टू क्लाइंट। ये नॉर्मल प्रोसीजर, नॉर्मल सर्फिंग, हैप्पी लाइफ। लेकिन अभी अटैकर लोगों ने यहाँ पर भी एक मेथड ढूंढ लिया
जिसमें वो लोग होस्ट फाइल को पॉइजन कर देते हैं। ठीक है, मतलब मैंने google.com लिखा तो गूगल की जगह पे कोई और आईपी आएगा, याहू खुल जाएगा और हम लोग ऐसा बैठ रहेंगे क्या होगा। ठीक है, क्लाइंट सर्वर डीएनएस। सपोज फेसबुक का आईपी है, जस्ट एग्जांपल 10.10.10.1, बट मैं एक ईमेल लिखता हूँ, आप लोगों को एक ईमेल लिखता हूँ जिसमें मैंने एक exe फाइल बनाया है, जिसमें एक सर्टेन प्रोग्राम लिखा है जो जैसे ही आपने उसको ओपन किया वैसे ही आपसे वो आपका एडमिन राइट्स का परमिशन मांगेगा, वो खोलेगा पीडीएफ में। आता है ऐसा, किसी को मेल आया कांग्रेचुलेशंस यू हैव वॉन 10 मिलियन यूरो डॉलर, क्लिक हियर टू क्लेम ना, अच्छा लगता है ना। कुछ नहीं मिलता है, जो है अपना आईडी पासवर्ड वो भी जाता है। ठीक है, एक पीडीएफ फाइल खुलता है, ऐसा बड़ा बड़ा मैसेज लिखा रहता है कांग्रेचुलेशन, कोको कोला का भी आता है। ठीक है, जैसे आप ये ओपन करते हो पीडीएफ रीडर में फाइल ओपन होता है, उसके अंदर छोटा सा ही ऐसा मैसेज आता है, उसको पीडीएफ के रिलेटेड रहता है, बट वो पीडीएफ रिलेटेड नहीं रहता है, वो एक छोटा सा मैसेज रहता है जिसको आप ओके कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल करोगे तो बंद होता है, लेकिन नॉर्मली ओके करते हैं। वो ओके पीडीएफ का रिलेटेड नहीं रहता है, वो ओके हमसे हमारा एडमिन राइट्स मांगता है। ऐसा कभी कुछ इंस्टॉल करते हो तो ऐसा पूछता है विंडोज 7 में, ऐसा बोलता है ना कि ब्लॉक कांट इंस्टॉल, वो क्लिक ओके टू प्रोवाइड राइट्स। कोई भी आइकन रहता है ना, मैं बताऊंगा, कोई भी आइकन को राइट क्लिक करके एडमिनिस्ट्रेटिव राइट से चला सकते हो। नॉर्मली हमारा पीसी बाय डिफॉल्ट एडमिन रहता है, बट कोई कोई रहता है जिसको गेस्ट लॉगिन करता है, सर्टेन राइट्स नहीं रहते हैं इंस्टॉलेशन के, तो वो एडमिन राइट्स मांगता है कि भाई मैं आर यू ओके, मैं जो भी चेंजेस करूंगा तेरे पीसी में उससे तू ठीक है कि नहीं। इधर ओके और कैंसिल लिखा रहता है, लेकिन ऊपर लिखा रहता है कि फाइल यू वांट टू अपडेट पीडीएफ, यू वांट टू डू दिस डू दैट। नॉर्मल मैसेज रहता है, वी टेंड टू क्लिक ऑन ओके। जैसे हम लोगों ने इस पर क्लिक किया, वो क्या करता है सर, एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है जिसके अंदर अरे रहता है। अरे, एवरीवन नोज व्हाट इज अरे? अरे ऐसा वाला अरे नहीं, नॉर्मल है। ठीक है, अरे में क्या रहता है, दिस इज टू डायमेंशनल अरे। टू डायमेंशनल अरे माहिती है, मैट्रिक्स वाला, टू डायमेंशनल मैट्रिक्स वाला टू डायमेंशनल। वो क्या करता है, एक प्रोग्राम लिखता है जिसमें वो अपडेट फंक्शन रहता है, अपडेट फंक्शन, क्रिएट फंक्शन, जावा का रहता है। वो क्या करता है, यहाँ पर जो यूआरएल है, यूआरएल के आगे का आईपी चेंज करता है। मुझे fb.com के आगे अगर उसका एक्चुअल आईपी है तो उसकी जगह पे वो खुद का आईपी डाल देता है। अभी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ अटैकर एंट्रीज चेंज होती रहती है। अगर कोई छोटा मोटा हैकर है तो सिर्फ एक ही एंट्री करेगा, कोई बहुत बड़ा हैकर है तो वो क्या करेगा, वो पूरा लिस्ट भर देगा, 200 साइट का एंट्री डाल देगा। एनोनिमस ग्रुप पता है किसी को? इंडियन साइबर आर्मी। इंडियन साइबर आर्मी एक ऐसा इंडिया का एंटी हैकिंग वाला स्क्वाड है जो ये सब मॉनिटर करते हैं। पाकिस्तान वाले अपना हैक करते हैं और हम लोग पाकिस्तान में, तो वो उन लोग करते हैं। तो अभी सपोज अगर वो इंडियन साइबर आर्मी ने किया है पाकिस्तान की किसी साइट पे, तो वो क्या करेगा, वो पूरा का पूरा एंट्री चेंज कर देगा, या तो क्लाइंट पे या तो सर्वर पे। जो हम लोग ने किया दैट इज क्लाइंट, क्योंकि हमारा स्कोप छोटा है। सेम चीज को अगर सर्वर पीसी पे करेंगे तो सर्वर भी हैक होगा। ठीक है, सो इसको यूआरएल पॉइजन बोलते हैं, यूआरएल पॉइजनिंग, होस्ट फाइल ऑल्टरेशन, अलग अलग नाम है बट काम एक ही है। उसकी एंट्री चेंज हो जाती है। तो जैसी एंट्री चेंज हुआ, सपोज अभी ये जो फेसबुक का नॉर्मल आईपी है, सपोज 127.59.67.20, सपोज ये ओरिजिनल आईपी है। अटैकर ने क्या किया, जो फेक है, फेक फेसबुक का आईपी डाल दिया, दैट इज 10.7.12.30। अभी ये आईपी क्या है पता है आपको? फेक साइट, हर एक साइट का एक आईपी रहता है। आईपी और डीएनएस का फंडा क्लियर है ना सबको कि आईपी और कैसे। फॉर एग्जांपल मेरे को रोहन को कॉल करना है, रोहन जैसे 10 फ्रेंड है मेरे, तो अब मैं सबका नंबर थोड़ी ना डायल करूंगा, मैं स्टोर करके रखता हूँ उसका नंबर। तो जब टाइप करने तो सर्च करूंगा ROH रोहन लिखा कॉल। वैसे ही अभी हर एक का आईपी हम लोग को याद नहीं रहेगा, उसके लिए देयर इज अ फंक्शनैलिटी जिसमें हम लोग डोमेन यूज करते हैं, डोमेन नेम, यूआरएल, जिससे हम लोग डायरेक्टली उसमें जा सकते हैं। तो सपोज ये फेक आईपी है, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, दैट इज वन वे। अलग अलग तरीके से वो ये फाइल को पॉइजन कर सकते हैं। दिस इज वन वे जिससे हम लोग, मतलब ये कॉमन है। और एक है जिसमें
की लॉगर से कर सकता है, सेशन हाईजैकिंग होता है, मतलब आप कहीं पर लॉगिन किए हो और किसी ने अपना सेशन हाईजैक कर लिया। लैन पे मोस्टली होता है, मतलब जो इंटरनेट कनेक्शन लैन पे होते हैं, तो उस पर ऐसा हो जाता है, आपका पीसी का एक्सेस जाता है और यहाँ पर एंट्री चेंज हो जाती है। सपोज अगर यहाँ पर 5 एंट्रीज हो गए, एफबी, जीमेल, अमेजॉन, एफबी, जीमेल, अमेजॉन, हॉटमेल, जो भी फेमस वेबसाइट्स है जहाँ पर हम लोग का लॉगिन देख पाए। अभी गूगल का एक इम्पोर्टेंट पड़ता है गूगल वॉलेट, ठीक है, गूगल वॉलेट पैसे। अभी बार बार क्या है, हम लोग मतलब बैंक का लॉगिन करें, पासवर्ड डाले, पैसा दे, इससे अच्छा गूगल वॉलेट में क्या किया, उनका खुद का एक वर्चुअल पॉइंट्स निकाले, गूगल वॉलेट। मतलब अगर आपके पास गूगल वॉलेट में पैसे हैं, आपको कुछ खरीदना है गूगल स्टोर से, तो आपको अपना बैंक का कुछ डालने का जरूरत नहीं है। वॉलेट, गूगल वॉलेट में 100 रुपये है, 99 का बुक है, वहाँ से डायरेक्टली बाय करो। तो ऐसा सिचुएशंस में अगर आपका गूगल हैक होता है तो आपका गूगल वॉलेट है, आपको कोई ट्रेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो दिस इज हाउ होस्ट को पॉइजन करते हैं। ये समझा, थोड़ा तो समझा, ठीक है। ये नॉर्मल है। अभी मैं क्या बोलता हूँ, हमारा क्लाइंट, बैक टू आवर क्लाइंट एंड सर्वर। नॉर्मल सिनेरियो हम लोगों ने देखा था, फिर facebook.com का रिक्वेस्ट, फेसबुक का आईपी मिल गया उसको, सर्वर पे रीडायरेक्ट किया, रिस्पॉन्स आया। लेकिन ये सिचुएशन में क्या होता है, हमारा ये जो फाइल है ये पॉइजन हो गया है, इसमें आईपी सारे गलत है, फेसबुक का आईपी कुछ और है, इसका आईपी कुछ और है। लेकिन अभी इतना सब क्यों किया, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि एंटीवायरस ने ऐसा टूल बनाया था कि अगर यूआरएल गलत है तो वो पकड़ लेता है। तो अटैकर लोग ने बोला चलो तो शाना तो मैं डेढ़ शाना, तुम लोग यूआरएल को ब्लॉक करोगे तो मैं होस्ट फाइल चेंज करूंगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यू आर टाइपिंग fb.com, जो पेज आ रहा है वो भी fb.com जैसा दिख रहा है, और एंटीवायरस को भी नहीं पता चला, आपको भी नहीं पता चला, मेरे को भी नहीं पता चला, हम लोग हैक भी हो गए और फिर अटैकर खुश। सो दिस इज फार्मिंग। फार्मिंग को कैसे रोकने हैं, फार्मिंग को भी रोकना चाहिए ना, आईडी पासवर्ड जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो फिर इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में ऐसे पार्ट किया है जो होस्ट फाइल को चेक कर, होस्ट फाइल, एनी एंट्री इज फाउंड इन दिस फाइल will be reflected by that program which is written, and that will be given here as a pop-up that the site you are trying to visit is malicious, ठीक है। तो ये हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने बोला ठीक है अभी अटैकर कर रहा है तो हम लोग भी कुछ करते हैं। तो हम लोगों ने ये फाइल को स्कैन किया है, जब भी कोई चेंजेस मिलता है इसमें तो हमारा जो ये है, हमारा जो फाइल है दैट इज ब्राउजर हम लोगों ने बनाया है, दैट इज जावा ब्राउजर। क्योंकि ये बीटा टेस्टिंग में कैसा है, जब कुछ बनाते हैं आप तो पहले उसको छोटे लेवल पे बनाए, टेस्ट करते, वर्क करेगा तो हम लोग उसको ब्रॉडर लेवल पे करते। तो अभी सिंस ये आपका प्रोजेक्ट है, अगर आपका पीएचडी का प्रोजेक्ट होता तो उसको सर्वर लेवल पे दिखाते, बट ये अभी आपका इंजीनियरिंग डिप्लोमा है तो उसके लिए हम लोग ने ऐसा किया। एक्सटर्नल खुश हो जाएंगे, ज़्यादा कुछ बोलेगा तो बोलने का, मैडम ये बघा IEEE का पेपर है, 2 IEEE का पेपर एक साथ इम्प्लीमेंट किया है, आपको ज़्यादा डाउट है तो पहले खुद इतना करके बताओ, बाद में पूछना, ऐसा बोलेगा नहीं, बट टॉक इन सच वे कि उसको लगना चाहिए। नहीं भी आता है तो बोलेगा मैम है ऐसा है, मैं आपको अपना IEEE लॉगिन आईडी पासवर्ड देती हूँ, आप जाके पढ़ो, बिकॉज इट इज ऑल योर कॉन्फिडेंस दैट विल हेल्प यू टू फेच मार्क्स। उन लोगों को कुछ नहीं आता है, ट्रस्ट में, उन लोगों को जावा वो सब भी नहीं आता है, मतलब जरा सिलेक्टेड जिन लोगों को आता है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई अगर रिनोन टीचर है, अगर वो आया तो इज्जत में बताने का ये वाला उसका क्वेश्चन से समझ जाता है हम लोगों को किसको कितना आता है। कोई ऐसा एड़ा आया जो बताओ क्या बोलेगा कि बस असं आहे मी हे केलंय, तुम्हाला माहिती आहे फिशिंग काय नाही, मी सांगतो ऐसा बोलेगा, ठीक है। तो ये हमारा फिशिंग एंड फार्मिंग। अभी फार्मिंग को बचाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिखा है, हम लोगों ने जावा यूज किया, जावा से एक ऐसा ब्राउजर बनाया है, कस्टम ब्राउजर जिसमें CSS भी नहीं चलता है, but that is just for testing. Once it is implemented nicely, we'll do it, we'll create a plugin. हम लोगों ने ऐसी ब्राउजर बनाया, थोड़ा अच्छा बना है, ठंडा लग रहा है, ऐसा एक जावा ब्राउजर बनाया, जावा में
एडवांस जावा में ऐसा होता है, मतलब अगर किसी को मालूम रहेगा तो एडवांस जावा से जे स्विंग ब्राउजर एपीआई देने का रहेगा प्रोग्राम को, तो एडवांस जावा है ना, वो सब हम लोगों ने किया। तो ये ब्राउजर क्या करता है, आप यहाँ पर जाओ, आपका यूआरएल डालो जो भी है, यूआरएल डालने के बाद जैसे आप एंटर करोगे, अगर वो लेजिटिमेट साइट है, ओरिजिनल साइट है, तो वो दिखेगा एज इट इज आ जाएगा। बट अगर वो गलत है तो यहाँ पर एक पॉपअप देगा, वेबसाइट यू आर ट्राइंग टू विजिट इज मैलिशियस। वो कैसे देगा, जैसे आप यूआरएल एंटर करते हो, ये क्वेरी हमारा प्रोग्राम लेगा, हम लोग आपको दिखाएंगे कि सीएमडी में ये पूरा चेक होता है, क्वेरी चेक होगा, बैकएंड पे पूरा चेक होता है कि कैसे वर्क कर रहा है, कितना सिमिलैरिटी है, इसको लेगा, इसका यूआरएल को लेगा, ओरिजिनल यूआरएल को लेगा, सबको स्कैन करेगा और बताएगा कि ओरिजिनल है या नहीं। ये एक फंडा है। और अगर जिसका फिशिंग है, फिशिंग तो ऑल्दो आउटडेटेड है, बट फिशिंग का सिग्निफिकेंस है बहुत सारी जगह पे, फॉर एग्जांपल लैब्स में हो जाते हैं हम लोग हैक, ईमेल से हो जाते हैं हैक, तो फिशिंग भी इट इज नॉट आउटडेटेड, द थिंग इज कि दैट इज न्यू एंड दैट इज लिटिल ओल्डर। फिशिंग के लिए अभी मैंने वो फिशिंग का इसका है यहाँ पर सिर्फ फिशिंग, ओनली फिशिंग। तो फिशिंग में मैंने टेक्सचुअल एंड विजुअल भी बताया, टेक्सचुअल एंड विजुअल। फिशिंग में टेक्सचुअल एंड विजुअल बताया। विजुअल इज आउट ऑफ स्कोप, इसका कोड चाहिए तो आपको दे दूंगा, क्योंकि विजुअल जो है ना ये पीएचडी लेवल का होता है। विजुअल कैसे वर्क करता है दैट आई लेट यू नो। फार्मिंग समझा, अच्छे से समझा, डाउट्स यार, कुछ भी नहीं समझा ना बिंदास पूछो, मतलब रिलेवेंट है पूछो। फाइन। तो फिशिंग में हम लोगों ने क्या किया है, फिशिंग में हमारा दिस इज टेक्स्ट कंपैरिजन, इमेज कंपैरिजन, दिस इज आउट ऑफ स्कोप। इसका कोड चाहिए तो आपको मिल जाएगा, बट टीचर को बता देना कि कैसे वर्क करता है, जो भी आपका एक्सटर्नल उसको बता देगा, बोलेगा मैम दिस इज आउट ऑफ स्कोप, आपको इतना ही है तो खुद कर लो। एंड देन देयर इज यूआरएल चेकिंग। यूआरएल चेकिंग इज नॉर्मल, ये हमारा एंटीवायरस से भी हो जाता है। सो यूआरएल चेकिंग इज नॉट इनटू, मतलब ज्यादा नहीं उसमें, बट टेक्स्ट कंपैरिजन इज इंपॉर्टेंट, इमेज कंपैरिजन। दिस इज whole and solely implemented, this is partially implemented, ये तो है ही बाय डिफॉल्ट। टेक्स्ट कंपैरिजन कैसे होता है, हर एक वेबसाइट का सोर्स कोड होता है, वेबसाइट पे राइट क्लिक करके गए तो दिखता है ना HTML, ठीक है, तो वो सोर्स कोड जो है वो टेक्स्ट कंपैरिजन से हम लोग कंपेयर करते हैं। और इसको कंपेयर करने के लिए we have used an algorithm that is called as ngram। ये इट इज नथिंग बट कैरेक्टर वाइज कंपैरिजन, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर होता है ना, सिंपलेस्ट एल्गोरिथम। इसका एफिशिएंसी इज वेरी हाई, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इट इज वेरी फास्ट, इसका एफिशिएंसी बहुत अच्छा है, क्विकली रिजल्ट्स दे देता है। और अगर आपको प्लगइन बनाना है, इसका कोड इज पोर्टेबल, मतलब अगर मैंने जावास्क्रिप्ट में लिखा है तो मैं उसको .NET के कोड में डाल सकता हूँ, इसको XML से भी पार्स कर सकते हैं, मतलब एक कोड को रीयूज कर सकते हैं अलग अलग जगह पे। वही किया हम लोगों ने, इसको यहाँ पर भी यूज किया, फार्मिंग में भी यूज किया। इसका सिग्निफिकेंस बहुत सारा सिग्निफिकेंस है, एफिशिएंसी इज वन ऑफ देम, इसका स्पीड बहुत अच्छा है, कंपेयर क्विकली करेगा, आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा। एंड इसका एक है कि बेस्ड ऑन दी वैल्यू, कितना बड़ा कंपेयर करना है उसके बेस में देयर इज 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 10 ग्राम, तो कैसे खुद डिसाइड करो कितना कंपेयर करना है और उसके बेसिस पे आप कर सकते हो। दिस इज वन कंपोनेंट। इमेज कंपैरिजन as it is I have told you, नहीं, that is not character। 1 2 3 and n is मैंने अभी जैसे कि बोला, आपका जितना सोर्स कोड कितना बड़ा है उसके बेसिस पे, बड़ा सोर्स कोड रहेगा तो उसके लिए आप n ले सकते हैं। एक्चुअली मैंने ये सिर्फ इतना किया था 1 2 3 4 n, वो हमारे कस्टमाइजेशन के लिए कि हमको क्या कर रहा है। बेसिकली इट शुड बी n। मैम पूछेगी तो बोलेगा मैम एक्चुअली वो n ही ले लेगा, ठीक है ना, आपका क्वेश्चन आने वाला था उसके लिए मैं पहले से प्रिपेयर कर दिया। वो इट इज बेस्ड ऑन द साइज,
मतलब सपोज अगर आपको सिर्फ एक स्ट्रिंग कंपेयर करना है 10.12 जो भी है, तो आप ये कर सकते हो। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पता है किसी को कैसे कंपेयर करते हैं? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मतलब सपोज जावा में हम लोग कोड लिखते हैं जिसमें दो कैरेक्टर को कंपेयर करते हैं हम लोग, पहला कैरेक्टर दूसरा कंपेयर सेम है कि नहीं, वैसा एक एक कैरेक्टर से ये कंपेयर करते हैं। तो ये 1 2 3 4 इसके लिए वो उसके साइज के लिए रिजल्ट सबका सेम आएगा, ऑलमोस्ट सेम आएगा। मतलब अगर 99.76 है तो इसका 99.77 हो सकता है, बट सेम आएगा। तो डिजिट के आगे चेंज रहेगा, यहाँ पर चेंज नहीं होगा। ये हम लोग सोर्स कोड के लिए रहते, जब आप कुछ बड़ा कंपेयर कर रहे हो तो आप मोस्टली एन हमेशा याद रखो, जब भी चेक करने का तो इसको n1 n ही रखना, 1 रखोगे तो भी चलेगा, नॉट एन इशू। दिस इज जस्ट फॉर आवर कस्टमाइजेशन कि आपको कितना कंपेयर करना है उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं, राइट? तो दिस इज एन ड्रॉप अंकित का। तो बेसिकली एन रखो या फिर 1 रखो, डजंट मैटर। दिस इज एन ग्राफ। वो क्या करता है, जैसे हम लोग वेबसाइट का जो सोर्स कोड रहता है उसको कंपेयर करते हैं। अभी दिस इज वन कंपोनेंट जिसको हम लोग एक प्लगइन में डालेंगे, प्लगइन में डाल के उसको वेबसाइट में डालेंगे। प्लगइन पता है सबको, ऐड ऑन इधर आता है ना, ब्राउजर के नीचे इतना सारा रहता है, वो ऐड ऑन रहता है, वो डायरेक्टली कंपेयर करके वहां पर ही बताएगा वो है कि नहीं ओरिजिनल है। तो दिस इज वन कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट है इमेज कंपेरिजन। इमेज कंपैरिजन का क्या है, हमारे IEEE पेपर पढ़ा है किसी ने? नहीं पढ़ा है? नहीं है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? IEEE पेपर में हम लोगों ने दिया है कि टेक्सचुअल एंड विजुअल, विजुअल कंपैरिजन म्हणजे इमेज कंपैरिजन। ये इसमें क्या करते हैं, जो हमारा वेब पेज है ना, इसका एज इट इज स्नैपशॉट लेते हैं हम लोग, स्नैपशॉट लेके ये पूरा का पूरा स्नैपशॉट लेके हम लोग कंपेयर करते हैं ओरिजिनल स्नैपशॉट से। ये क्वेश्चन आएगा कि ओरिजिनल स्नैपशॉट किधर है? ओरिजिनल स्नैपशॉट जो है हमारा एक डेटाबेस रिपोजिटरी रहता है, इसके लिए हम लोग को डेटाबेस रिपोजिटरी में ये स्टोर होता रहेगा। मतलब आप जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली विजिटेड साइट है, जैसे आप विजिट करते हो, प्रिंट स्क्रीन यूज किया रहेगा, प्रिंट स्क्रीन पूरा इमेज आता है, वैसे वैसा प्रिंट वाला फंक्शन रहता है। प्रिंट वाला फंक्शन यूज करके जो भी साइट आप विजिट करते हो उसका स्नैपशॉट होगा, वो साइट के नाम के आगे वो स्नैपशॉट का ये रहेगा। टाइप्स ऑफ डेटाबेस पता है आपको? हायरार्किकल, स्ट्रक्चरल, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस। उसमें से एक टाइप ऑफ डेटाबेस रहता है जिसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ फाइल को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। आगे जाके आप लोग जब जॉब करोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में आप डिफरेंट फाइल्स को एक साथ स्टोर कर सकते हो। मतलब एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के आगे एक नंबर है, नंबर के आगे एक मीडिया फाइल, और वो एक डेटाबेस से एक टेबल में, ऐसा भी पॉसिबल है। तो that type of database need to be created for image comparison। वैसा अगर ये मैंने पहले किसी को नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर ही बताना अच्छा रहेगा, पहले बताओगे तो फिर ऐसे सर पकड़ के बैठेंगे कि क्या बोल रहा है, ठीक है? तो ऐसा डेटाबेस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं जिसमें एक इमेज रहेगा वो सर्वर पे रहेगा, सॉरी सर्वर पे रहेगा, और एक जो रहेगा वो हमारे क्लाइंट पे रहेगा। जैसे हम लोग विजिट करेंगे, हमारा क्लाइंट क्या करेगा, वो चेक करेगा सर्वर से, एंड दिस नीड्स टू बी अपडेटेड ऑन रेगुलर बेसिस। अगर ये अपडेटेड नहीं है, क्योंकि फेसबुक का पेज चेंज होता रहता है, राइट? और इसका एक डिसएडवांटेज ये है, बिफोर योर टीचर्स टेल्स यू आई विल ओनली से, इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि देयर आर सर्टेन साइट्स जिसमें फ्लैश होता है। मतलब वेब पेज खुला, साइड में एक फ्लैश होता है, रमी सर्कल का आ रहा है, प्ले रमी जैसे करना है। तो वैसे सिचुएशन में अगर आपने वो जो वीडियो है उसका सर्टेन पार्ट ही प्रिंट होगा, बट वो हमेशा सेम नहीं रहेगा ना, चेंज होता रहेगा। तो वैसा सिचुएशन के लिए हम लोग को थ्रेशोल्ड को आगे पीछे करना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड क्या है मैं बताऊंगा। तो ये जो है प्रिंट स्क्रीन हो गया। ये वर्क कैसे करता है, एक सर्वर पे एक क्लाइंट पे है, आपने साइट विजिट किया, सबसे पहले जो इमेज रहेगा ये प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद तुम्हारे इसमें क्या होगा, इसका एक हिस्टोग्राम बनेगा। हिस्टोग्राम माहिती है कोणाला? हिस्टोग्राम हाँ, पिक्सल डेंसिटी है, हिस्टोग्राम कुछ नहीं है, इट इज नथिंग बट ऐसा एक
ये रहता है, ग्राफ रहता है, अच्छा रहता है। पिक्सल वैल्यू अलग अलग, उसका अलग अलग कन्वेंशन है, मतलब इट कैन बी पिक्सल वैल्यू अपॉन पिक्सल डेंसिटी, जैसे आपने बोला इट कैन बी पिक्सल वैल्यू अपॉन, मतलब पिक्सल का एक वैल्यू बेस्ड ऑन टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स, अलग अलग तरीके से उसका, मतलब अलग अलग कन्वेंशंस के बेस में उसका हिस्टोग्राम रहता है। हिस्टोग्राम क्या है, किसी को इमेज कंप्रेशन, इमेज ये सब है, इमेज का सब्जेक्ट है, किसी को इंजीनियरिंग वाला बोलना है DSI पे तो आपको रहेगा आईटी कॉमर्स, तो आपको तो याद रहना चाहिए। वैसे पिक्सल डेंसिटी वर्सेस ग्रे लेवल ग्रे लेवल्स, हाँ ग्रे लेवल्स, दैट इज नथिंग बट ये। तो जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये क्या करता है, इसका एक हिस्टोग्राम बनता है। हिस्टोग्राम मतलब ये इमेज का एक हिस्टोग्राम, दूसरा इमेज का और एक हिस्टोग्राम, फिर हिस्टोग्राम कंपेयर होता है। मतलब जैसे यहाँ पर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर होता है, वहाँ पर पिक्सल बाय पिक्सल का कंपेरिजन होता है। थोड़ा टफ है ये, उसके लिए ये स्कोप में नहीं है, बट जब भी कोई पूछेगा तो हम लोग को सिर्फ इतना बताना है, जैसे डायग्राम बनाने का, मैम पूछेगी, रात मैम को बोलेगा थामा मैम सांगतो, मैम को बुलाने का, बोलेगा मैम इधर, ये इमेज, दो इमेज, सबसे पहले बनेगा इसका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनने के बाद उसका पिक्सल लेवल पे कंपैरिजन होगा, पिक्सल लेवल कंपैरिजन एक दूसरे के साथ। एक इमेज है सपोज, अभी ये हिस्टोग्राम क्या है किसी को नहीं पता, पिक्सल क्या है ये सब ज्यादा आइडिया नहीं है, सो आई टेल। ये इमेज है, इमेज कंसिस्ट ऑफ पिक्सेल्स, बहुत सारे पिक्सेल्स रहते हैं इमेज में, राइट। इसका एक वैल्यू रहता है, मैडम कितना रहता है वैल्यू? 0 नहीं रहता, 0 to 7 0 to 250 है। और उससे क्या होता है, 0 रहेगा तो कौन सा रहेगा, व्हाइट की ब्लैक, डिसाइड कर लो यार, ठीक है। तो 0 to 255, जैसे कि मैडम ने बोला 0 to 255, अभी बेस्ड ऑन दी वैल्यू प्रेजेंट हियर उसका ग्रेनेस में फर्क आएगा। अगर 0 रहेगा तो सर्टेन कलर, 255 रहेगा तो सर्टेन कलर, डिसाइड कर लो गूगल में लगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे, मतलब दिस इज नॉट एक्चुअली दिस, क्योंकि यहाँ पर कलरफुल पिक्सेल्स भी रहेंगे, पर जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो वो ऐसे ही बनता है। तो हिस्टोग्राम में जब ये पिक्सेल्स होते हैं तो ये पिक्सल लेवल पे कंपैरिजन होगा। अगर आपको IEEE पेपर पढ़ोगे तो IEEE पेपर में अच्छे से बताया कि हाउ द फर्स्ट लेवल विल बी, हाउ द फर्स्ट पिक्सल विल बी कंपेयर्ड विद फर्स्ट पिक्सल ऑफ सेकंड। IEEE पेपर में डिटेल एग्जांपल बताया, घर पे जाके एक बार पढ़ना, बस ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं, एक बार रीड करना, अच्छे से बताएंगे कि कैसे फर्स्ट और सेकंड कंपेयर होता है, सेकंड और फर्स्ट होता है, ऐसे करके पिक्सल लेवल पे इसका कंपैरिजन होता है, एंड देन इट विल टेल यू कि हाउ मच दे आर सिमिलर। अब जब सिमिलैरिटी की बात आई तो सिमिलैरिटी से रिलेटेड एक टर्म मेरे को याद आया, क्या है वो टर्म? सॉरी, हाँ प्रोबेबिलिटी तो नहीं, उसके पहले प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए थ्रेशोल्ड पाहिजे आपल्याला, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड, राइट। थ्रेशोल्ड ऐसा एक फैक्टर है, राइट। थ्रेशोल्ड क्या है, ध्यान से सुनो, थ्रेशोल्ड इज अ फैक्टर which will tell you what is the limit, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता करना है, अभी इट विल कंपेयर योर इमेज, इट विल कंपेयर योर टेक्स्ट, when a text is compared you should know what is the value, मतलब 80% सिमिलर है तो ओरिजिनल, 80% से सिमिलर से कम सिमिलर है तो म्हणजे काहीतरी गडबड है। तो वो जो वैल्यू है, कौन सा वैल्यू है जो आपको बताएगा कि ये ओरिजिनल है या नहीं, दैट वैल्यू इज थ्रेशोल्ड। हम लोग लिमिट सेट करते हैं ना, इतना तक किया तो ठीक है, 60 आया तो बस है, ठीक है, 70 में सब अपने लिए नहीं है, ठीक है। तो वो अपना थ्रेशोल्ड मार्क्स के लिए, ये आपका ज़्यादा है मुझे पता है, ठीक है। इस तरीके से आप फंसे तो हमारा थ्रेशोल्ड बोल रहे हैं, हमारा 60, हाँ साथ में आपको, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड वो फैक्टर है। सपोज व्हेन अ टेक्स्ट इज बीइंग कंपेयर्ड, जब भी वो टेक्स्ट कंपेयर करेगा, अगर आपका जो एनग्राम है, अगर उसका रिजल्ट सपोज 80% से ज्यादा है, थ्रेशोल्ड कैन बी सेट बाय अस,
कैन बी रीसेट इट इज अप टू अस। हम लोग क्या थ्रेशोल्ड लेंगे ये हमारे ऊपर। इन केस ऑफ इमेज हम लोग वी जनरली टेंड टू डू 60-70 50-60-70। अगर 50-60-70 से ज़्यादा हो गया तो दैट इज लेजिटिमेट क्योंकि इमेज कैन बी चेंज। वेयरएज टेक्स्ट शुड बी 80-90, 80-90 से ज़्यादा होना चाहिए। एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें 80 to 90 के बीच में टेक्स्ट है, इमेज जो है वो 50 से नीचे, तो अगेन उस पर क्या करना है, दैट इज अप टू अस। देयर आर सिनेरियोज इन विच ये 100% सेम है बट ये 60% है। ऐसा भी हो सकता है कि ये 90% है बट ये 40% है। तो ऐसा सिचुएशन में हमारा थ्रेशोल्ड हम लोगों को सेट करना है। थ्रेशोल्ड 3 जगह पर रहेगा, एक इस पे रहेगा, एक इस पे रहेगा और एक रहेगा हमारा जो फाइनल आंसर। हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी। थ्रेशोल्ड समझा क्या होता है? थ्रेशोल्ड इमेज कंपैरिजन कैसा होता है, टेक्स्ट कंपैरिजन कैसे होता है, ठीक है। लिख लो, अगर नहीं समझ में आया लिख लो, टीचर को पकड़ के सुनाएगा, क्योंकि जो एक्सटर्नल है उस पर कुछ डिपेंड नहीं करता है, आपको मार्क्स इंटरनल ही देने वाले। लेकिन अगर एक्सटर्नल खुश हो गई आपसे तो वो इंटरनल पर रिफ्लेक्ट करता है, तो ऐसे आपके नेक्स्ट ग्रुप कभी अच्छा मार्क्स मिलेगा। फाइन, थ्रेशोल्ड क्या है हम लोग को समझ गए। नाउ वी विल सी टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, यूआरएल कंपैरिजन बाय डिफॉल्ट हमारे ब्राउजर में एंटीवायरस में रहता है, तो यूआरएल कंपैरिजन में ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं रहता है। इनफैक्ट उसके लिए उसको इंप्लीमेंट नहीं करना है, इंप्लीमेंट करना है तो भी छोटा सा पेज पे स्क्रिप्ट रन कर देगा, वो यूआरएल चेक करेगा। लेकिन यू डोंट हैव टू डू दिस बिकॉज योर एंटीवायरस ऑलरेडी हैज दिस फैसिलिटी। दिस कैन बी डन, दिस कैन बी डन। नाउ कमिंग बैक टू इमेज, फाइन, इमेज और टेक्स्ट हो गया। थ्रेशोल्ड पता चल गया क्या है थ्रेशोल्ड, ठीक है। अभी हम लोग कंपैरिजन करेंगे। हमारे इसमें पेपर किसी ने नहीं पढ़ा, राइट? फिर भी मैं बताता हूँ। हमारे पेपर का नाम था कि एंटी फिशिंग एंड एंटी फार्मिंग बेसिक है ना? हाँ, टेक्सचुअलाइजेशन बेस्ड ऑन बेसिक अप्रोच। बेसिक अप्रोच इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी। बड़ा बड़ा फॉर्मूला लिखा रहेगा आप लोगों को पेपर में ना, सर पकड़ ले रहे हैं क्या, कौन सा प्रोजेक्ट करेंगे, कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी सबने पढ़ा रहेगा 10, 12, डिप्लोमा में थोड़ा बहुत रहेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या रहता है? नंबर ऑफ अकरेंसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ अकरेंसेस। कॉइन इज टॉस्ड, तो हेड आने का चांसेस कितना है? 1। लेकिन टोटल कितना आएगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। सोले नहीं होता है, ठीक है। तो दैट इज 2। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 1/2। ये प्रोबेबिलिटी सबने की है। ऐसा भी सिचुएशन रहता है कि हम कॉइन को टॉस करते हैं, साथ में वो गंदा गंदा समझ रहता है ना, बैग में से बॉल निकालो कलर का, क्या रहेगा ना, तो दैट इज 2 प्रोबेबिलिटी एक साथ कंबाइंड। तो इन दैट केस वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी। अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है ना, जो देखा है वो रिलेवेंट है ना। तो दिस इज नथिंग बट दिस ओनली, जो फॉर्मूला दिया है दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट थिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड थिंग। उसमें सेट ऑफ पेजेस लिए हैं, मतलब जो IEEE पेपर बड़ा है ना, IEEE का, हम लोग क्या है मुंबई महाराष्ट्र बोल, महाराष्ट्र नहीं मुंबई पूरी अभी एक साल में, तो हम लोग का स्कोप छोटा है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने छोटे छोटे पेजेस, हम लोग सिर्फ एक ही पेज कर रहे हैं ना, हम लोग 10 पेज कर रहे हैं क्या? नहीं ना, एक पेज कर रहे हैं। उसके लिए हमारा एक ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 अकरेंस, जो भी एक हम लोग को चाहिए वो अकरेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो जब आप एग्जांपल दोगे मैम को तो ऐसा एग्जांपल देना और बोलना कि जो पेपर में दिया है दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ सेट, मतलब उसमें क्या किया हम लोगों ने, उसमें सेट ऑफ पेजेस लिया, बहुत सारा पेजेस लिया है और उसके नीचे बहुत सारे रिजल्ट को एक्सपेक्ट किया, तो उसके लिए इतना बड़ा बड़ा लिखा है, बट इतना बड़ा बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है। अगर मैम ने पूछा तो मैम को यही एग्जांपल देने का, मैम सपोज कॉइन इज टॉस्ड, the probability that head will come is 1 and the total number of probability is 2, so the actual probability is 1 into 1 is to 2, that is half. Similarly अगर एक वेब पेज को हम लोग विजिट कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, या तो वो फिश है, या तो लेजिटिमेट है, या तो वो लेजिटिमेट हो के हम लोग को फिश दिखे,
या तो फिश हुक के लिए चाहिए देखिए, तो दैट इज टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम लोगों को क्या चाहिए, फिशिंग का प्रोबेबिलिटी, तो फिशिंग का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा 1:6 1:5। ऐसा एग्जांपल मैम को देना, बोलना अगर बेसिक अप्रोच से हम लोग को करना है तो हम लोग ये करेंगे, क्योंकि हमारे पास सेट ऑफ पेजेस नहीं है विच इज वन पेज, राइट। सो दिस इज बेसिक अप्रोच। अभी the aspect of our project, suppose if you are into fishing, तो फिशिंग क्या करेगा, फिशिंग से आप फिश पेज आपका ब्लॉक हो जाएगा, राइट। आप टेक्स्ट कंपेयर करोगे, इसका सोर्स कंपेयर करोगे एंड यू विल गेट टू नो इफ इट इज फिशिंग और नॉट। एंड सपोज अगर आप लोग इमेज कंपैरिजन कर रहे हो, फाइन, दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ स्कोप, बट इसका अगर चाहिए आपको तो यू कैन कीप द कोड, मैम को दिखाने का जावास्क्रिप्ट का कोड है, मैम को ऐसे दे देने का, रखो अपने पास, एग्जीक्यूट करेगा तो बिल्कुल देना, ठीक है, ये मैम को दे देने का, यूआरएल बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है। तो फिशिंग के लिए बेसिकली वी हैव टू कंपेयर सोर्स कोड्स, राइट। नाउ फार्मिंग के लिए हम लोगों ने क्या किया है, बेसिकली मैंने बोला एक ब्राउजर है, ब्राउजर कंपेयर करेगा, आईपी कंपेयर करेगा और आपको बताएगा। सो दिस इज आवर इम्प्लीमेंटेशन, बेसिकली दीज आर मॉड्यूल्स, फिशिंग, फार्मिंग, यूआरएल। अगर ये मॉड्यूल्स को इफ यू कंपेयर ऑल दिस, तो एक प्लगइन बनेगा, जो कि हम लोग ब्राउजर में अटैच कर सकते हैं, जिससे तीनों चीजें एक साथ कर सकते हैं, बट हम लोग को हाफ करना है, एक साथ सब लोग नहीं करने हैं, नहीं तो फिर उसको मतलब फिर तो डाउट हो जाएगा कि मतलब किधर से लिए खुद से नहीं किया, और ऐसा दिखाने का नहीं कि यार बॉट दिस प्रोजेक्ट, उसको पूछने का मैम इसके आगे नहीं आ रहा क्या करूँ, फिर वो उसको कुछ नहीं आएगा, तो बोलेगा मैम एक मिनट याद आया कैसे। तो मैम को हमेशा बताओ कि हम इसका फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या है, दे विल ऑलवेज आस्क फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या है, इसका फायदा क्या है, तो बोलेगा मैम जैसे कि जिसका फिशिंग है वो बोलो कि हमारा फिशिंग है ना, वी आर वर्किंग ऑन फार्मिंग, हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, जब फिशिंग फार्मिंग हो जाएगा तो हम लोग उसको एक प्लगइन में डालेंगे और उसको अपलोड करेंगे। कहाँ पर करेंगे, मोजिला का पता है, मोजिला ब्राउजर सबको पता है, फायरफॉक्स, मोजिला का जो दैट इज ओपन सोर्स, मोजिला, गूगल क्रोम, लोग जैसे एंड्रॉइड ऐप्स बना के डालते हैं ना खुद से, वैसी प्लगइन भी बना के डाल सकते हैं, सो दैट थिंग यू कैन पुट। हमको बोल रहे हैं कि हम लोग एक प्लगइन बनाने वाले और ये प्लगइन को हम लोग अपलोड करने वाले, कुछ डाउट रहेगा तो आपको पूछेंगे, ऐसा बोलने का, तो फिर कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है। ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है इसका, और मैम बोली इसका लिमिटेशन है, लिमिटेशन इसका ये है, तो ब्राउजर जो हम लोगों ने बनाया दैट इज सिंपल ब्राउजर, वेरी सिंपल ब्राउजर, उसको गूगल ओपन करके दिखाने का बस, क्योंकि ये अभी टेस्टिंग फेज में है, दिस इज नॉट दी प्रोजेक्ट, दिस इज मॉड्यूल, हमारे लिए प्रोजेक्ट है, क्योंकि छोटा चाहिए और हमारा स्कोप छोटा है, बट इंडस्ट्री लेवल व्यू से, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज अ मॉड्यूल, एंटी फिशिंग मॉड्यूल, एंटी फार्मिंग मॉड्यूल, राइट। तो ये हम लोग 3 अलग अलग मॉड्यूल है जो कि इम्प्लीमेंट करेंगे इंडिविजुअली, हमारे प्रोजेक्ट में हम लोग इंडिविजुअली कर रहे हैं, मैम को बोलेगा जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग इसको मर्ज करेंगे, अगर पूछी कि कैसे मर्ज करेंगे तो बताने का, मैम दिस इज नॉर्मल ब्राउजर पे वर्क करेगा, इफ देयर इज एनी चेंजेस रिक्वायर्ड हम लोग उसका चेंजेस लेंगे, और चेंजेस लेने के बाद उसके ऊपर वर्क करेंगे, बस बोलने का कि ब्राउजर इसलिए बनाया क्योंकि वी आर टेस्टिंग, एक बार इसका कोड काम करेगा तो हम लोग इसको प्लगइन में बना के डाल देंगे, तो लोग पूछेंगे कि पहले क्यों नहीं डाला, किसी ने मेरे को पूछा था, ये इसको मैंने बताया था कि मतलब फॉर एग्जांपल जब भी कोई वैक्सीन बनता है तो हम लोग सीधा इंसान पे नहीं डालते ना, पहले फ्रॉग पे, उंदीर ना, चूहे पे डालते हैं, राइट, तो उस पर डालते हैं, अगर वो बचा तो ठीक है इंसान पे यूज कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर नहीं यूज कर, तो दैट इज द रीजन हम लोग यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर वर्क किया तो मोजिला में डालेंगे, डायरेक्टली मोजिला में डाला, कोड में कुछ प्रॉब्लम रहा तो क्रैश, है ना, मतलब दिस इज गूगल पे अगर आप पढ़ोगे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है, अगर आप इंजीनियरिंग के हो तो आपको पता रहेगा कि कैसे एक फोरम बनता है, फोरम पे लोग अपने कोड्स एंड आर्टिकल पोस्ट करते हैं, फिर उसके बाद कैसे उसके ऊपर वर्क होता है एंड फिर एक फाइनल सॉफ्टवेयर बनता है, so this is the flow, so basically we have 3 modules which we are going to implement now, उसके पहले I will also show you फिशिंग कैसे होता है एंड फार्मिंग कैसे होता है,
फिशिंग एक्चुअली हम लोग ने नहीं किया था, बट भी रिसेंटली ऐसे R&D करते करते बन गया है। So let's see if it works. फार्मिंग पे हम लोग करेंगे, राइट? अभी फिशिंग, फार्मिंग, टेक्स्ट, इमेज, URL, DNS, थियरी में कुछ डाउट? एनी डाउट? डेटाबेस कैसे अपडेट करेंगे? डेटाबेस कैसे अपडेट करेंगे? राइट, as I have told you, as I have told you कि ये वाला पार्ट है, राइट? इसका डेटाबेस बोलोगे ना, ये डेटाबेस सिर्फ इसमें इन्वॉल्व है। इसमें क्या होगा, आपका ब्राउजर, अब तुम्हें बुकमार्क स्टोर करते हो, कोई साइट आपको अच्छा लगा तो आप क्या करते हो, बुकमार्क स्टोर कर देते हो, राइट? वो आपके लिए तो यहाँ पर ही दिखता है बुकमार्क, बट वो जाता कहाँ पर है? क्रोम, सपोज गूगल क्रोम है तो क्रोम के फोल्डर के अंदर बुकमार्क्स का फोल्डर होता है, वहाँ पर सारे बुकमार्क स्टोर होते हैं। अगर आपको जब आपको फॉर्मेट करना होता है, आई डोंट नो अभी आप लोग करते हो कि फॉर्मेट करते हो, तो अगर वो फोल्डर कॉपी कर दिया, फॉर्मेट करने के बाद डाल दिया तो बाय डिफॉल्ट सारे बुकमार्क दिखते हैं। तो जैसे बुकमार्क का डेटाबेस बनता है, वैसे ही एक फ्रंट एंड बैक एंड कनेक्टिविटी होता है। आप लोगों ने डीबी में किया रहेगा, राइट? वैसे ही .NET फ्रेमवर्क से या फिर PHP फ्रेमवर्क से आप एक कनेक्टिविटी कर सकते हो, जिससे आप लोग अपने सिस्टम पे ही कर सकते हो। और अगर आपका अच्छा ब्रॉडर स्कोप है तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका सर्वर है वहाँ पर बस एक स्क्रिप्ट रन करने का, सर्वर में सब कुछ होता है, डेटाबेस, एप्लीकेशन। तो क्या करने का, यहाँ पर सर्वर में जैसे आप यहाँ पर एंटर करते हो google.com, तो इसका एक स्नैपशॉट होता है सर्वर पर जाकर, सर्वर अपने डेटाबेस में स्टोर करता है। तो मैंने बोला टाइप्स ऑफ डेटाबेस में एक टाइप है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और उसका आपने नाम भी ले लिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस तो बेहोश हो जाएगा आपकी और श्योर, क्योंकि वो उन लोग ने अभी लाइफ में नहीं पढ़ा रहेगा सर्टेन टीचर ना, सबका इंटरव्यू नहीं करेगा तो अच्छे होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। तो वो क्या करता है, जैसे आपने ये किया तो google.com लिखा हुआ है, google.com के आगे वो चीज एक टेबल में स्टोर होता है, एक टेबल। नॉर्मल डेटाबेस कैसे होता है, वैल्यू वैल्यू सिर्फ वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू, टेक्स्ट वैल्यू स्टोर करते हैं। ये डेटा होता है जिसमें मल्टी टाइप्स ऑफ डेटाबेस स्टोर होते हैं। इफ यू कैन गो टू गूगल, टाइप ऑन गूगल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस, स्ट्रक्चरल, हायरार्किकल, हम लोग हायरार्किकल करते हैं, DBMS, स्ट्रक्चर भी करते हैं, बट ये जो होता है ना दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ऐसा एक डेटाबेस हम लोगों को बनाना पड़ेगा, इसका डेटाबेस सर्वर इसके साथ ही रन करना पड़ेगा। सर्टेन डेटाबेस, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ सर्वर, तो उसके साथ MySQL को इंस्टॉल करो। आप लोग यूज करते रहोगे ना अपने कॉलेज में MySQL, एक IP डालना पड़ता रहेगा। क्या कौन सा MySQL यूज करते हो, MySQL या Oracle वाला SQL? Oracle, तो IP डाल के आता है ना, IP ओपन करते हैं, फाइन। तो मतलब आपके इधर क्लाइंट इंस्टॉल किया, देयर इज अ प्रोविजन जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, एक सर्वर पे, मतलब Oracle can be installed as Oracle client, it can be installed as Oracle server, it can be installed as both। तो अगर सर्वर इंस्टॉल किया है तो आपने अगर सपोज मेरे लैन पे 10 पीसी है और मैंने अगर एक पे इंस्टॉल किया है Oracle सर्वर, तो मैं एक, हम लोग के कॉलेज में ऐसा होता था कि हम लोग को एक IP डालना पड़ता था लैब में, आपने जैसे IP डाला आपको Oracle का विंडो खुलता है, तो दिस इज Oracle सर्वर। तो वैसे ही इसके साथ एक Oracle ओपन करने का, जिसके डेटाबेस में ऐसे वैल्यू स्टोर होंगे, google.com के आगे एक इमेज, facebook.com के आगे एक इमेज, एंड वंस फॉर एग्जांपल इसको इमेज कंसीडर मत करो, कंसीडर दिस एज नॉर्मल डेटा, ओके? सपोज ये भी टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है। नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, आपने कुछ एंटर किया, एक नॉर्मल ID पासवर्ड वाला सीन कंसीडर करते हैं हम लोग, google.com में जाते हैं, जीमेल का ID पासवर्ड डालते हैं, राइट? होता क्या है, यहाँ से हमारा ID पासवर्ड जाता कहाँ पर है, डेटाबेस सर्वर। कब एक स्ट्रिंग रहता है, PHP में एक स्ट्रिंग होता है कि चेक इसका वैल्यू इज इक्वल टू इसका वैल्यू, अगर सेम रहेगा तो आपको एक थर्ड सेक्शन ओपन करके मिलता है, दैट इज आपका जीमेल। वैसे ही जब हम लोग यहाँ पर ये इंप्लीमेंट करेंगे, दैट इज हमारा इमेज कंपैरिजन, तो ये इंप्लीमेंट करते टाइम पे क्या होगा, जैसे हम लोग google.com ओपन करते हैं, ये चेक करेगा कि यहाँ पर लिस्ट में गूगल है या नहीं। इफ देयर इज गूगल, इट विल चेक कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है कि नहीं, क्योंकि यहाँ से जो स्ट्रिंग पार्ट्स होगा उसमें इमेज भी होगा और वैल्यू भी होगा, सो इट विल चेक। गूगल तो मैच होगा, बट यू नो
are these things matching? That is यहाँ का image and यहाँ का image. And this will work using this. That is क्या नाम था इसका? इसका हिस्टोग्राम था. अच्छा इसका मेथड का नाम आपने किसी ने पेपर नहीं पढ़ा था. This method, that is image comparison का method, is called as EMD. Not more distance. Google पे डालेंगे तो भी नहीं आता है. सॉरी आता है. ठीक है. This is EMD, not more distance. ये this is nothing but this only. नहीं मिला ना, मैं लिंक देता हूँ उससे पढ़ लेना. Google Scholars होता है. Google Scholars होता है. Google Maps, Google Videos, Google Images. जैसे Google Scholar भी होगा. Google Scholar लिखेंगे ना, एक नया विंडो बनाता है. उसमें सब आइडेंटिटी पेपर पढ़ने को मिलता है. स्कॉलर है भाई जाके पढ़ना. ठीक है. तो दिस इज EMD. ये समझा आपको कैसे वर्क करेगा. इम्प्लीमेंट कैसे करना है आपको चाहिए तो वो भी मैं बताता हूँ. इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कुछ नहीं है. अब नॉर्मल एक सर्वर बना देने का. सर्वर बनाने का मतलब ऐप सर्वर इंस्टॉल करने का. उसके बैंक के साथ ही PHP MySQL रहता है. वहाँ पर एक मल्टी स्ट्रक्चरल डेटा है या फिर ऐसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस बनाने का जिसमें ये सारी चीजें स्टोर होंगी. और वो स्ट्रिंग आपको डालना पड़ेगा. स्ट्रिंग मतलब एक कोड जो कंपेयर करेगा. इफ गूगल इज फाउंड हियर इट विल चेक. अगर सेम है तो वेल एंड गुड. नहीं है, अगर इफ गूगल इज नॉट देयर देन इट विल एंटर गूगल विद दिस इमेज. इन दैट केस देयर लाइज वन होते ना, मतलब एक प्रॉब्लम नहीं बोल सकते बट इन केस अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया एंड फर्स्ट इमेज ही रॉन्ग है तो वो क्या करेगा, गलत इमेज स्टोर कर देगा. लेकिन वो ऐसा ना हो उसके लिए हम लोग के पास ये सब भी है. ये सब इमेज ये सब चेक होने के बाद वो चेक होगा. तो इट इज स्टेप बाय स्टेप. हर एक स्टेप पे देयर इज अ चेक. इसका एंटी फिशिंग है, उन लोग ये सब नहीं करते. वो सीधा यही बोलेगा. जैसे बोलेंगे तो फिर उन लोग को चेक करेंगे. फाइन. सो दिस नाउ आई थिंक इट विल बी इम्प्लीमेंटेड. समझा? एनी मोर डाउट्स? एनी डाउट्स? वो एंटी फार्मिंग में आपने बोला ना कि वो ब्लॉक करेगा, तो क्या क्या चेक करेगा और फिर ब्लॉक करेगा? वो आईपी चेक करेगा. आईपी चेक करेगा. आईपी चेक करेगा. एंड आईपी चेक करने के लिए भी वो एनग्राम यूज करता है. मतलब आपका जो आईपी जो यहाँ से जा रहा है, राइट, आपका होस्ट फाइल चेक करेगा. होस्ट फाइल में जो आईपी है, इन केस नहीं रहेगा तो वो ओरिजिनल आईपी से चेक. आपका जो स्ट्रिंग रहता है ना वो 2 वेज जाता है. एक जाएगा हमारे होस्ट फाइल के लिए जाता है और एक बाहर के लिए. तो उसका 2 वे कनेक्टिविटी होता है. इन दैट केस अगर कहीं से भी प्रॉब्लम आता है तो इट विल ब्लॉक. प्रॉब्लम नहीं है तो इट विल टेक यू टू द डिजायर्ड लोकेशन. और एंटी फार्मिंग पहले होगा कि एंटी फिशिंग पहले होगा? एंटी फिशिंग. URL पहले एंटी फार्मिंग की कौन से सिचुएशन में होगा? सी मतलब अगर आप ये डाल रहे हो तो सबसे पहले तो यही चेक करेगा ना कि आपका ये कैसा है. मतलब अगर URL ही आपका खराब है तो वो पहले ही ब्लॉक होगा, राइट. उसके बाद नहीं, पहले एंटी फार्मिंग होगा, उसके बाद ये होगा, राइट. यहाँ पर वो क्या करेगा, आपका URL चेक करेगा. और अगर URL में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, DNS पास करता है तो आगे जाएगा. फिर सर्वर से पेज आएगा. देन एंटी फिशिंग होगा. पहले एंटी फार्मिंग होगा क्योंकि उसमें URL है और URL भी नहीं. हम लोगों ने एंटी फिशिंग के लिए डेटाबेस मेंटेन किया है अपने प्रोजेक्ट में. नहीं, एंटी फिशिंग के लिए डेटाबेस मेंटेन करने का जरूरत नहीं नहीं. एंटी फिशिंग तो टेक्स्ट कंपैरिजन क्या करेगा? टेक्स्ट मैंने कहा ना, हम लोगों ने मॉड्यूल इंप्लीमेंट किया. अच्छा. जावा एप्लेट बनाया है जिससे हम लोग को सोर्स कोड डाल के चेक करके बताना है. खुद ही सोर्स कोड डालना और खुद ही डालना है क्योंकि इट इज अ मॉड्यूल. व्हेन यू मेक अ प्लगइन यू हैव टू कोड दिस कोड. दिस इज इन जावा. जब सी गूगल का एक वेबसाइट है दैट इज गूगल, मैंने बताया था इस एग्जाम पे. मतलब उससे आप एक सोर्स कोड को दूसरे सोर्स कोड पे कंपेयर कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो. जावा कैन बी कंपेयर्ड टू जावास्क्रिप्ट. C can also be converted to something else. Google standard tools ऐसा कुछ तो है. Google का ये you can check how to convert. ऐसा लिखने का हम फर्स्ट रिजल्ट आएगा that is by Google. तो फाइन वो ऐसा होगा. Any doubt? सोर्स कोड वो एक्सपेक्ट एलिमेंट में रहता है, वही सोर्स कोड है. एक्सपेक्ट एलिमेंट, हाँ एक्सपेक्ट तक नीचे जो आता है ना, हाँ वही एक्सपेक्ट वही सोर्स राइट क्लिक करके सोर्स कोड करेंगे तो पूरा दिखता है. वही है, वही सोर्स कोड.
आपने जो बताया लिमिटेशंस को लेके, हाँ लिमिटेशन, तो अभी समझ में आ रहा है। अच्छा लिमिट